आज की 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि ये वो चरण है जिनके प्रतीकों की सियासत से यूपी चुनाव का आगाज हुआ है। राहुल की परंपरागत सीट अमेठी उनके चमत्कार का इम्तिहान लेने के लिए तैयार है। बीजेपी के राम मंदिर मुद्दे की परख का भी लिटमस टेस्ट अयोध्या में होना है। 5वां चरण सियासत, विरासत और प्रतीक तीनों ही लिहाज से अहम है। फैजाबाद, अम्बेडकर नगर, सुल्तानपुर अमेठी, बलरामपुर गोंडा, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती और संत कबीर नगर में वोटिंग जारी है। सपा सरकार के कई मंत्रियों की प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी है, चाहे वो अवधेश प्रसाद हो, राममूर्ति वर्मा, गायत्री प्रसाद प्रजापति या फिर विनोद कुमार सिंह, तेज नारायण पांडे, शंखलाल माझी या फिर यासिर शाह। इन 4 तस्वीरों के बाद अब हम आपको 2 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। देखिए, 5वें चरण का मतदान जारी है। लोगों की लंबी कतार लगनी शुरू हो चुकी है। सुबह के बजे हैं 9। दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। अमेठी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर रानी और पटरानी के बीच की लड़ाई है। आप तस्वीर में कांग्रेस नेता संजय सिंह को देख रहे हैं, अपनी दूसरी पत्नी अमिता सिंह के साथ। उन्हें टक्कर दे रही है बीजेपी के टिकट पर गरिमा सिंह। बड़ी बात यह है कि अब ये देखिए, गायत्री प्रसाद प्रजापति भी आपको नजर आ रहे हैं। अमेठी की लड़ाई बहुत बड़ी है। अमेठी की लड़ाई प्रतिष्ठा का विषय है राहुल गांधी के लिए, और ये प्रतिष्ठा का विषय है रानी। यूपी में 5वें चरण का मतदान जारी है। 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। नारे गायब हैं। अब जुमलों से मतदाताओं को लुभाने की कोशिश हो रही है। बड़ी बात यह है कि 4 चरण के बाद स्कैम, कसाब, गधा, कबूतर, बबुआ, बीबीसी, ये सब कुछ चला, क्योंकि जुमलों की राजनीति चल पड़ी है। एक करोड़ 84,60,000 मतदाता आज क्या कहने जा रहे हैं, आज क्या करने जा रहे हैं। इंडिया न्यूज की नजर लगातार इस बात पर टिकी हुई है। एक बार मैं अपने तमाम सहयोगियों से आपको इंट्रोड्यूस करा दूं। आप एक एक करके आप देखिए, बिल्कुल मेरे ठीक दाईं तरफ यहां पर आप देख पा रहे हैं कि बड़ी लड़ाई, बड़ी टक्कर कहां पर है। नीचे आइए। नीचे आप देख पा रहे हैं आदम गोंडवी के शहर यानी गोंडा से रिपोर्ट कर रहे हैं मेरे सहयोगी यतेंद्र शर्मा, और 3 वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल मेरे साथ में मौजूद है। मेरे साथ मौजूद है अरविंद मोहन, अंबिकानंद सहाय जी और अनुज गुप्ता जी। आप तीनों का ही स्वागत है। अगले 1 घंटे आपके साथ में चर्चा होगी, लेकिन उससे पहले अमेठी का रुख कर लेते हैं। अमेठी में संजय सिंह और उनकी पत्नी अमिता सिंह के साथ में बातचीत की है मेरे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी ने। देखिए आप। और जनता समझदार है, वो अपना चुनाव सही करेगी। आप लोग क्या सोच के वोट डाल रही हैं? हम नहीं डाल रहे वोट। आप नहीं डाल रही हैं? अच्छा, मैं बेटी। जी, अच्छा, आप बेटी हैं। हम डाल रहे हैं। क्या सोच के वोट डाल रही हैं? हम यही सोच के डाल रहे हैं कि हमें भी न्याय मिले और जनता को भी न्याय मिले। आप वोट डाल रही हैं? नहीं, हमारा मथुरा से वोट है। आपका मथुरा से है। तो ये पूरा परिवार जो है वो डालने के लिए जा रहे हैं। सास और बहू दोनों लोग तैयार हैं वोट डालने के लिए, और इनको पूरी उम्मीद है कि जनता जो है इनका चुनाव में साथ देगी और वही न्याय करेगी। अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, अमेठी, उत्तर प्रदेश। जी, आपको क्या लगता है, क्या प्रमुख मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेकर आप यहाँ पर चुनाव में हैं? देखिए, मुद्दे हर चुनाव में होते हैं, और इस चुनाव का भी मुद्दा अमेठी का विकास और प्रगति का है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो 2012 से लेकर के 17 के बीच में अमेठी में विकास शून्य रहा। मुझे अब यही मुद्दा दिखता है कि अमेठी इस बार अपना मतदान करेगी, इस आशा और भरोसे के साथ कि मैं जीत करके आऊंगी, तो 12 से 22 को लेकर के मुझे 10 साल का विकास 5 साल में उनको करके देना पड़ेगा। अमिता जी, एक और बहुत बड़ा सवाल है कि राहुल और अखिलेश हर जगह मंच पे एक साथ नजर आए, यहाँ पर नजर नहीं आया। अगर यहाँ पे नजर आते तो शायद तस्वीर और बेहतर हो सकती थी। देखिए, यहाँ पर दोनों एक साथ नजर नहीं आए, और आप जैसे जान ही रहे हैं तो यहाँ पर दोनों कैंडिडेट भी लड़ रहे थे, दोनों पार्टियों के। लेकिन आपने ये भी महसूस किया होगा कि अखिलेश यादव ने अपने प्रत्याशी का नाम ही नहीं लिया अपने मंच पे, तो ये भी बड़ी अच्छी बात थी। तो मुझे लगता है कि संदेश बहुत साफ है, बहुत स्पष्ट है, और ये गठबंधन चल रहा है, अच्छे से चल रहा है, और हम लोगों ने गठबंधन का भी ध्यान रखा है। बीजेपी की प्रत्याशी सिंपैथी को लेकर वोट मांग रही हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगी, खासतौर पे गरिमा जी? मैंने आपको बताया कि एक राजनीतिक मंच है, और राजनीतिक मंच पे हम अपनी व्यक्तिगत बातों को लेकर के जनता के बीच में नहीं जा सकते। हमको जनता के हित की बातों को करना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ अजीब सा लगा मुझे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने पार्टी के मुद्दे, पार्टी के मैनिफेस्टो,
पार्टी के विकास या पार्टी की मुद्दों को नहीं रखा जनता के बीच में, लेकिन अपनी व्यक्तिगत बातें रखी। तो ये कहीं न कहीं से थोड़ा सा अजीब लगा मुझे कि एक राजनीतिक मंच पर व्यक्तिगत बातें आ जाएं, ये थोड़ा अजीब था। सपा के प्रत्याशी गायत्री को लेकर क्या कहेंगे? इतना ही कहूंगी कि जनता इनको देख नहीं चुकी है, जनता इनको भुगत चुकी है। और आज जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, ये इट्स अ स्पीकिंग ऑर्डर और सब कुछ बताता है कि क्या हुआ है यहाँ पे। यहाँ पर अमिता सिंह कितने मतों से चुनाव जीतने की उम्मीद कर रही हैं? मुझे इतना पता है कि जनता मेरे साथ है। अब समय आपको बताएगा कि कितने मतों से जीत रही है। चलिए, बेहद महत्वपूर्ण बात है। अमिता सिंह को इस बात का पूरा विश्वास है कि वो भारी मतों से चुनाव जीतेंगी। अर्शद के साथ अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज, अमेठी, उत्तर प्रदेश। संजय सिंह वोट डालने के लिए जा रहे हैं और संजय जी से पूछते हैं कि आखिर किन मुद्दों को लेके वो अमिता जी को चुनाव लड़वा रहे थे। संजय जी, क्या प्रमुख मुद्दे थे आप? हमारे प्रमुख मुद्दे केवल एक है, अमेठी की खुशहाली, इसका विकास, इसकी सुरक्षा, इसकी शांति। और उस मुद्दे पर हम पहले भी लड़ते थे, आज भी लड़ रहे हैं और इसी पर जनता हमें चुनेगी। लेकिन संजय जी, बीजेपी की जो प्रत्याशी हैं वो सिंपैथी के जरिए वोट मांग रही हैं। वो कह रहे हैं कि भाई मेरे साथ न्याय कीजिए। मुझे लगता है कि अगर कोई न्याय चाहिए तो उसका फोरम अलग है, न्यायालय है, और जनता की अदालत में केवल गुणों पर और दोषों पर फैसला जनता करती है। दफन है जो बात, अब उस बात को मत छेड़िए, मिट गए सब, कौम की औकात को मत छेड़िए। अदम गोंडवी की कही गई ये पंक्तियां हैं और अदम गोंडवी के शहर से रिपोर्ट है मेरे सहयोगी यतेंद्र शर्मा की। गोंडा की बुजुर्ग महिलाओं से बात की है यतेंद्र शर्मा ने। क्या कहता है उनका मन, क्या कहता है उनका दिमाग, देखिए। गोंडा में सुबह से ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तमाम बड़ी संख्या में मतदाता आ रहे हैं, अपना वोट डाल रहे हैं। यानी कहीं ना कहीं जो एक चुनाव आयोग ने जो एक नारा दिया था कि पहले मतदान फिर जलपान, उसका असर देखने को मिल रहा है। सिक्योरिटी की मैं बात करूं तो तमाम बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स यहां पर लगाया गया है। तमाम जवान मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं और वहीं महिलाएं खासकर यहां पर देखने को मिल रही हैं इस बूथ पर, क्योंकि गोंडा जिला है, गोंडा राजघरानों के लिए भी जाना जाता है और बाहुबलियों के लिए भी जाना जाता है। तो ऐसे में विकास हुआ या नहीं हुआ, या परिवर्तन चाहते हैं नहीं चाहते हैं, उस आधार पर तमाम लोग वोट डाल रहे हैं। मेरे साथ कुछ महिलाएं जो वोट डालकर यहाँ पर आई हैं। आपने अपना वोट का प्रयोग किया तो किस आधार पर किया, क्या सोचकर किया? नई सरकार लाने के लिए किया कि जो सरकार आवे और हमारे गांव का विकास करे। आपको लगता है कि आपके यहाँ जो विकास होना था वो हुआ या नहीं हुआ? हाँ, नहीं हुआ है। तो क्या क्या समस्या है यहाँ पर? बहुत सा समस्या है यहाँ पे। हम चाहते हैं कि नई सरकार आए और बढ़िया से विकास करे। हाँ। क्या आपको लगता है कि आपके लोग यहाँ रोजगार मिला, नौकरी मिल रही है, या बिजली पानी ये सब मिल रहा है इस सरकार में? हाँ, नहीं मिल रहा है इतना। क्या क्या समस्या है? महिलाओं की सेफ्टी या महिलाओं के लिए कुछ काम किया यहाँ पर? कुछ नहीं किया। हम महिला हैं, हालांकि बोलने में थोड़ी झिझक है, संकोच है, लेकिन अपने मतदान का प्रयोग उन्होंने किया, अपने मत का प्रयोग किया है। और समस्याएं वही हैं जो हमेशा रहती हैं, जो मूलभूत समस्याओं के बारे में बात कर रही हैं और रोजगार की बात कर रही हैं और बदलाव की यहाँ पर बात करती हुई नजर आ रही हैं। कैमरामैन निरंजन के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज, गोंडा। जानते हैं 5वां चरण भगवा उम्मीदों की भी जमीन है और इसी भगवा उम्मीदों की जमीन पर क्या है बीजेपी की राजनीति, ये हम जानेंगे। और बीजेपी की राजनीति को टैकल करने के लिए अलग अलग पार्टियां क्या कह रही हैं, क्या कर रही हैं, ये भी हम समझेंगे। मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी सांसद विनय कटियार का बड़ा बयान सामने आया है, जिसमें उनका यह कहना है कि राम मंदिर का मुद्दा आज भी जिंदा है। दोनों चाहिए, और जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी कह रही ये 7 पसंद है, कांग्रेस का ये 7 पसंद है नारा दिया है, तो जनता को तो ये 7 पूरी तरह से जनता ने नकार दिया और इसीलिए उनकी दुर्गति होने जा रही। जो अखिलेश यादव कहते हैं हमने बहुत काम किया है और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करके मोदी जी को बीजेपी में बड़ा क्या आप विनय कटियार को सुन रहे थे और जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि विनय कटियार ने यह भी कहा है कि राम मंदिर का मुद्दा आज भी जिंदा है और राम मंदिर के मुद्दे पर अभी भी बीजेपी की वही राय कायम है। कुछ इसी तरीके की बात कर रहे थे विनय कटियार। अरविंद मोहन जी, मैं आपसे एक सवाल ये पूछना चाहूंगा, क्योंकि अब जो है अवध से निकल करके पूर्वांचल की ओर इलेक्शन चला जाएगा, क्या इंटेंशनली इलेक्शन को ध्रुवीकृत करने के लिए इस तरीके का बयान विनय कटियार ने दिया है? नहीं, सिर्फ विनय कटियार को क्यों दोष दें, जब मुल्क के सबसे बड़े नेता
इस किस्म का बयान देने लगे और फिर उस पे और भी उससे भी घटिया चीजें और सामने आने लगी जवाब में या फिर उनके कमेंट को बढ़ाने के चक्कर में। असल में बड़ी कंट्राडिक्टरी चीजें उत्तर प्रदेश में हो रही हैं और उत्तर प्रदेश जिस किस्म का महाभारत है चुनाव का, उसमें ये बहुत स्वाभाविक है कि इस तरह की कंट्राडिक्टरी चीजें आए। एक तरफ बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग एक बड़ी की है कि नॉन यादव ओबीसी और नॉन जाटो दलित इन जातियों को अपने साथ ले आया जाए और उसकी बड़ी कोशिश की है और उसमें कोई हर्ज नहीं है। दूसरी ओर ये कोशिश भी हो रही है कि चुनाव को पोलराइज कर दिया जाए हिंदू। अब आइडेंटिटी का सवाल लगातार यही होता है कि एक आइडेंटिटी दूसरे पे हावी रहती है कभी, तो अगर जाति की आइडेंटिटी चलेगी तो कम्युनल आइडेंटिटी पीछे जाएगी। अब ये दोनों चीजें ये कैसे हासिल करना चाहते हैं ये समझना मुश्किल है और मुझे लगता है कि इसमें असली चीज ये हुआ है कि कास्ट की आइडेंटिटी पॉसिबली नहीं चली है। जो इंजीनियरिंग ये चाहते थे उस किस्म की इंजीनियरिंग का नतीजा नहीं आया है। तो दूसरा चरण फिर ये शुरू हुआ है कि कम्युनल आइडेंटिटी उभार के और पोलराइज किया जाए और ये आप देखेंगे कि पहला फेज जिस तरह से चुनाव हुआ है, दूसरे फेज के बाद से ही ये एफर्ट शुरू हो गया है। लेकिन अभी तक मुझे कम से कम लखनऊ में या बाकी किसी भी जगह कम्युनल आइडेंटिटी के सवाल पे वोटिंग नहीं दिखी है। उस किस्म से मुसलमान एक तरफ हो, हिंदू एक तरफ हो जाए या हिंदुओं में एक तरफा ध्रुवीकरण हो, ये चीज अभी तक दिखाई नहीं दी। थोड़ा बहुत होगा कहीं, लेकिन वो उस किस्म का पोलराइजेशन नहीं दिखाई दिया है। तो ये जो लेवल गिर रहा है ये मुझे लग रहा है ये डेस्परेशन का है, ये बेचैनी का है कि जो इंजीनियरिंग आप चाहते हैं समाज में चलाना, और ये अनफॉर्चुनेट है कि आप विकास का मुद्दा उठाएं, आप शासन को या एमएलए के परफॉर्मेंस को बेसिस बनाएं, उसकी जगह आप आइडेंटिटी इस तरह से उठाइए और फिर उसमें फेल हों तो और बदतर। अंबिकानंद जी, जहां से शुरुआत की थी अरविंद मोहन जी ने, उनका ये कहना था कि गैर जाटव दलित और गैर यादव ओबीसी को पोलराइज करने की, अपनी तरफ लाने की कोशिश जो है बीजेपी की तरफ से की गई या की जा रही है और आगे चल करके भी की जाएगी। इस लिहाज से अगर मैं देखूं तो यादव अगर 8% छोड़ दें तो फिर बाकी लगभग 11 से 12% जो है बाकी के ओबीसी भी बचते हैं, और अगर जाटव 9% छोड़ दें तो गैर जाटव में 11% भी बचते हैं। लेकिन क्या इन्हें पोलराइज करना एक तरफ इतना आसान होता है? देखिए, अगर इतना आसान होता तो हम लोग रिजल्ट आज ही डिक्लेयर कर देते। ये तो संभव नहीं है कि इतनी आसानी से। ये जाति प्रथा हमारे समाज में आज से नहीं सदियों से चली आ रही है और उनका एक रुझान और झुकाव होता है। चूंकि आपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में यह प्रश्न पूछा है तो मैं आपको बता दूं कि आज से नहीं करीब 40 वर्षों से ये जो तीसरी धारा राजनीति में चली है, जिसको कॉमन लैंग्वेज में समाजवाद कहते हैं, ये आचार्य नरेंद्र देव के जमाने से, लोहिया जी के जमाने से ये जातियां तीसरी धारा से जुड़ गई, जिसमें यादव भी थे, कुर्मी भी थे और अदर ओबीसीज थे। तो अब पिछले 2-3 वर्षों से यह सच है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने बहुत काम किया है इनके बीच में, और भारतीय जनता पार्टी का भी प्रयास रहा है कि वो इस तरह आए। लेकिन कितना आ पाती है ये तो 11 मार्च को ही पता चलेगा। इसीलिए त्रिकोणात्मक संघर्ष है। लेकिन यहां मैं एक बात और, जो अरविंद मोहन जी ने कहा, मैं पूरी तरह सहमत हूं कि आज उत्तर प्रदेश में आप कहीं चले जाइए और अगर आप नेताओं के तल्ख टिप्पणियों से दिग्भ्रमित नहीं होते हैं तो आपको ये साफ नजर आएगा कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर है कि परम शांति है, तनाव नहीं है समाज में, और तनाव नहीं है तो पोलराइजेशन नहीं होगा, पोलराइजेशन नहीं होगा तो रिवर्स पोलराइजेशन नहीं होगा। मतलब ये सामान्य चुनाव है, इसीलिए जातीय आंकड़े अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। जी, और इसी वजह से शायद यूपी और बिहार को लेकर के ये बात कही जाती है कि जाति है कि जाति नहीं। आप सभी हमारे साथ में बने रहेंगे, गोंडा का रुख करेंगे, यतीन्द्र शर्मा के पास में चलेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। कहीं मत जाइएगा, 11 जिले, 51 सीटें, लाइव रिपोर्ट और लाइव तस्वीरें ब्रेक के बाद। पांचवें चरण में अयोध्या है जहां पर विकास का वनवास है। पांचवें चरण में श्रावस्ती है जहां पर 24 साल गौतम बुद्ध ने गुजारे, बावजूद इसके वहां पर भी विकास का वनवास ही है। हम लेकिन फिलहाल रुक कर लेते हैं गोंडा का। मेरे सहयोगी यतीन्द्र शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। 2 दबंगों के वारिसों की लड़ाई है। यतीन्द्र, इस लड़ाई के बारे में बताइए। सपा से सिटिंग एमएलए और मंत्री पंडित सिंह के भतीजे सूरज सिंह हैं और बीजेपी से सांसद ब्रजभूषण सिंह के बेटे
प्रतीक भूषण सिंह चुनावी मैदान में हैं। इस लड़ाई के बारे में बताइए और वोटर से बात कीजिए और तस्वीरें दिखाइए। देखिए, बिल्कुल राशिद, चुनाव अगर बात करें तो त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे गोंडा सदर से प्रत्याशी हैं, वहीं समाजवादी पार्टी से कैबिनेट मिनिस्टर है पंडित सिंह, वो भी यहां से प्रत्याशी हैं, लेकिन दोनों की विधानसभाएं अलग अलग हैं। लेकिन टक्कर फिर भी जो दूसरे उनके सामने उनके जो विरोधी दल के कैंडिडेट्स हैं वो बड़ी कड़ी टक्कर यहां पर दे रहे हैं। मैं आपको पोलिंग बूथ का नजारा दिखा दूं कि सुबह से ही लगातार लंबी लंबी लाइनें यहां पर लग रही हैं। हालांकि अभी कुछ देर पहले ही ब्रजभूषण शरण सिंह भी वोट डालने यहां पर पोलिंग बूथ पर आ चुके हैं। उससे पहले उनके बेटे ने वोट डाला, लेकिन मेरे साथ कई मतदाता हैं जिन्होंने यहां पर वोट डाला है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा किस आधार पर आपने वोट डाला? हम इस आधार पर डाले हैं कि प्रदेश में नई सरकार का गठन हो, नई सरकार बने, उससे राष्ट्र हित होगा और तमाम जो कार्य समाजवादी सरकार में नहीं हो पाया है वो नई सरकार का जो गठन होगा उसमें विकास होगा। तमाम क्या आपने क्या सोच कर वोट डाला? क्या लगता है कि यहाँ पर विकास हुआ? बोलिए बोलिए। आप बोलिए, क्या सोच के वोट डाला? हमने सोच के वोट डाला है कि हमारे यहाँ विकास हो। अभी तक कोई भी विकास नहीं हुआ। जो भी मंत्री आया वो भी कोई भी विकास नहीं किया, न शिक्षा विभाग में किया, न स्वास्थ्य विभाग में किया, न कोई कर्मचारी को कोई भी काम नहीं किया। ठीक है, लगता है काम हुआ यहाँ पर? दरअसल गोंडा हम आपको इसलिए लेकर के गए थे क्योंकि यहाँ पर जब राजनीति की तह खोली जाती है तो रजवाड़े, दबंगई, जमीन पर कब्जे की लड़ाई, गोलीबारी और ड्राइंग रूम के समझौते का इतिहास एक बहुत लंबा है गोंडा में। अनुज जी, ये जो 5वें चरण का चुनाव है यहाँ पर महज 3% शहरी आबादी है और बाकी जो है गांव की आबादी है और किसानों की आबादी है। जब वोट देने के लिए जा रहे हैं ये लोग, आपको क्या लगता है कि दिमाग में इनके मुद्दे कौन से रहेंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि 5वें चरण में राम मंदिर का मुद्दा कुछ चलेगा क्योंकि अयोध्या भी है। देखिए, जितने लोगों से अपने रिपोर्टर बात कर रहे हैं वो सभी कह रहे हैं विकास उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। और जो क्षेत्र सबसे अधिक पिछड़ा हुआ हो उत्तर प्रदेश के अंदर, जहां के लोग मुंबई और दिल्ली आते जाते रहते हों, वो विकास का मतलब जानते हैं। इसलिए विकास उनके लिए सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा होगा, ऐसा मुझे लगता है। और जैसा कि आपने कहा कि इस चरण में अयोध्या भी है, लेकिन अयोध्या केवल सीट होने भर से तो बात नहीं बनती है। बीजेपी ने भी उसको कोई बड़ा मुद्दा नहीं बनाया है। हम रिपोर्टर कभी कभी पूछते हैं तो प्रश्न का जवाब वो देते नहीं जी अभी भी मुद्दा है हमारा, वो एक अलग बात है। लेकिन राम मंदिर इस चुनाव का मुद्दा नहीं है। एक काम करते हैं ना, अयोध्या ही हम सीधे चलते हैं। सरयू के एक किनारे पर गोंडा मौजूद है। गोंडा से रिपोर्ट हमने दिखाई। अब सरयू के दूसरे किनारे चलते हैं, अयोध्या लेकर के, मोक्षदायिनी सरयू का दूसरा किनारा। संजय शर्मा, अयोध्या क्या कहती है? राशिद, देखिए, विकास कहीं ना कहीं मुद्दा जरूर है, लेकिन हर अयोध्या वासी के मन में एक टीस जरूर है कि अयोध्या में राम मंदिर अभी तक नहीं बन पाया। राम मंदिर मुद्दा बड़ा मुद्दा था जिसने कि अयोध्या से लेकर के देश भर में एक अलग तरह का आंदोलन खड़ा किया था, जिसके कारण की कई सरकारें उलट पलट हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की बाद में सरकारें भी इसी मुद्दे पर बनती आई, लेकिन अयोध्या में लोगों को यह भी लगता है कि कहीं न कहीं उनके साथ छल हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में सरकार है, अब कह रहे राज्य में भी सरकारें बनाओ, उसके बाद हम राम मंदिर बनाएंगे। तो उनको ये बात जरूर लगती है कि कहीं न कहीं हर चुनाव में उनके साथ में राम मंदिर के नाम पर धोखा होता है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं 3 साल से, लेकिन उन्होंने अभी तक राम मंदिर के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन एक बड़ा वर्ग ऐसा भी है जो नरेंद्र मोदी पर इस बात पर भरोसा करता है कि वो अभी खाली 3 साल ही हुए हैं उनको प्रधानमंत्री बने, उनको पूरा 5 साल का मौका देना चाहिए। वो जरूर राम मंदिर के लिए कुछ न कुछ करेंगे। ये जो भरोसा नरेंद्र मोदी